हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने स्कोर्स कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इज मेनली कंसर्न्ड विद। कृषि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का कुशल उपयोग ही एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या कृषि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एरिस्टोटल अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 3, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इन इंडिया इज। जो भारत है उसमें कृषि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जे.एन. मुखर्जी। जे.एन. मुखर्जी को फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इन इंडिया कहा जाता है। इनके साथ ही दो नाम और जुड़ जाते हैं। एक आता है मोहन लालू भाई दांतेवाला। मोहन लालू भाई दांतेवाला ये जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है। और अगर वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड में कौन है फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, तो वो हो जाते हैं जे.एफ. वॉरेन। जे.एफ. वॉरेन क्या है? एग्रीकल्चरल फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इन वर्ल्ड। फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इन इंडिया इज M.L. दांतेवाला। क्वेश्चन नंबर 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट आर कॉल्ड। जो भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंधन है इसे क्या कहा जाता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक। जो भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंधन है ये उत्पादन के कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स। अवसर लागत का अर्थ है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कॉस्ट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। त्यागा गया सर्वोत्तम विकल्प। जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर समझें तो वो क्या होगा कि हमारे पास कोई दो चीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। तो जो हमने बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी को करने के लिए जो हमने बेस्ट पीछे वाला जो छोड़ा है उसका जो कॉस्ट है वो हमारे कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट। कौन सी लागत ऐसी है जो उत्पादन से स्वतंत्र रहती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत। क्वेश्चन नंबर 7, मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन। जो सीमांत लागत है वह किसमें परिवर्तन को दर्शाती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, टोटल का कॉस्ट। कुल लागत में जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है उसे ही मार्जिनल कॉस्ट दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स इन। घटते प्रतिफल का नियम किस अवधि में लागू होता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, शॉर्ट रन, अल्पकाल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है कि अगर हम एक फैक्टर अगर हमारा क्या है कि फिक्स्ड है तो दूसरा फैक्टर में अगर हम चेंज लाते हैं तो उससे जो अब जो टोटल मतलब प्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा कि डिक्रीज होने लगेगा। जैसे कि अगर मेरे पास दो मशीनरी है और मेरे पास सबसे पहले लेबर क्या था, वन है। जो लेबर जो था वो वन था जो ऑपरेट कर रहा था। अगर हम एक लेबर इंक्रीज करते हैं तो दो लेबर हो गया, तो दो मशीनरी के लिए दो लेबर हो गया, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम 2 से 3 लेबर कर देते हैं यानी कि हमने एक
फैक्टर, ये जो मशीनरी वाली फैक्टर है वो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन लेबर वाले फैक्टर को हमने फिर से इंक्रीज किया है। तो अब जो होगा वो हमारा कॉस्ट पर यूनिट जो पर लेबर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अभी क्या था कि एक लेबर एक कर रहा था, लेकिन अगर अब हम तीन करेंगे तो तीन में भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो 2 ही यूनिट हो रहा है, यानी कि पर लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा 3/2, दैट इज 0.66। तो क्या हो गया कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी कि एक फैक्टर को अब हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो रिटर्न है या जो हमारा पर फैक्टर प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये शॉर्ट रन में क्यों होता है, क्योंकि शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में जो है वो सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे मशीनरी है वो नंबर बढ़ गया, अगर लैंड आपका फिक्स्ड कैपिटल है तो वो भी बढ़ गया। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स शॉर्ट रन में ही काम करता है। Question number 9. Price determined by interaction of demand and supply is called. मांग और आपूर्ति के परस्पर प्रभाव से निर्धारित मूल्य कहलाता है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन मूल्य, जहां यह वह मूल्य होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स. मांग की लोच क्या मापती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस, मूल्य के प्रति मांग की क्या प्रतिक्रिया है, यही मांग की लोच मापती है। क्वेश्चन नंबर 11. इफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन प्राइस चेंज, डिमांड इज. यदि मांग में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य परिवर्तन से अधिक हो तो मांग क्या होती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इलास्टिक, लोचदार, यानी कि अगर हम प्राइस में चेंज कर रहे हैं तो डिमांड में भी चेंज आएगा, तो इसे हम कहते हैं इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 12. विच इज अ पेरिशेबल एग्रीकल्चरल कमोडिटी. इनमें से कौन सी कृषि वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली है? तो देख के पता चल रहा है कि वीट, राइस और पल्स यानी गेहूं, चावल और दाल को हम लोग बहुत समय तक भंडारित करके स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन दूध, मिल्क एक ऐसा है जिसे हम ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाता है। तो पेरिशेबल क्या होगा? मिल्क होगा। क्वेश्चन नंबर 13. मार्केटिंग मार्जिन रेफर्स टू. विपणन मार्जिन का अर्थ है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्राइस एंड प्रोड्यूसर प्राइस, उपभोक्ता व उत्पादक मूल्य का अंतर ही मार्केटिंग मार्जिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14. रेगुलेटेड मार्केट्स एम टू. नियंत्रित बाजारों का उद्देश्य क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, किसानों को शोषण से बचाना ही रेगुलेटेड या नियंत्रित बाजारों का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 15. एमएसपी स्टैंड्स फॉर. एमएसपी का पूर्ण रूप है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य ही एमएसपी का फुल फॉर्म है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16. एमएसपी इन इंडिया इज रिकमेंडेड बाय. भारत में एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, CACP, जो कि कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस या फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। क्वेश्चन नंबर 17. फार्म बजटिंग हेल्प्स इन. कृषि बजट बनाने में क्या सहायता मिलती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्रॉफिट प्लानिंग, लाभ की योजना, क्योंकि फार्म बजटिंग में हम क्या करते हैं कि हमारा क्या इनकम हो रहा है, ठीक है, और फिर हमारा क्या एक्सपेंसेस हैं उसको हम लिखते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है, किस चीज़ से कैसे प्रॉफिट चल रही है, वो हमें देखने में हेल्प मिलती है। इस वजह से हम उस तरीके से प्रॉफिट को प्लान कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18. विच कॉस्ट इंक्लूड्स इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर. किस लागत में पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल होता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कॉस्ट सी. कॉस्ट सी में इनपुट फैमिली लेबर का भी वैल्यू इंक्लूडेड होता है। अब इसके बारे में देखें।
तो कॉस्ट वन क्या हो, A1 क्या होता है? कॉस्ट A1 में हमारा होता है हायर्ड ह्यूमन लेबर, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन चार्जेस, डिप्रिशिएशन, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। और कॉस्ट E2 में क्या होता है? कॉस्ट A1 इंक्लूडेड होता है, और जो लीज्ड वाली लैंड है उसके ऊपर हम क्या रेंट पे कर रहे हैं वो इंक्लूड होता है। कॉस्ट बी में क्या होता है कि कॉस्ट A2 सारे होते हैं, और फिर जो फिक्स्ड कैपिटल है उस पर क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो ओन्ड लैंड है उसकी क्या रेंटल वैल्यू मिल रही है। उसके बाद कॉस्ट सी आता है। कॉस्ट सी में कॉस्ट बी और फैमिली लेबर का जो इम्प्यूटेड वैल्यू है वो सब इंक्लूड होता है। तो अगर किसी फार्मिंग का अगर प्रॉफिटेबिलिटी हमें जज करना है तो कॉस्ट सी जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये सारे इनपुट का जो कॉस्ट है वो इंक्लूड करता है। क्वेश्चन 19, क्रेडिट गिवन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड। कम अवधि के लिए दिया गया ऋण क्या कहलाता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, अल्पकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर 20, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1982। क्वेश्चन 21, विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स रीफाइनेंस टू बैंक्स। कौन सी संस्था बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, नाबार्ड। नाबार्ड जो है एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस को दोबारा रीफाइनेंसिंग करती है। क्वेश्चन 22, क्रॉप इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स फार्मर्स अगेंस्ट। फसल बीमा किसानों को किससे सुरक्षा देता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्रोडक्शन रिस्क, उत्पादन जोखिम। यानी कि जब क्रॉप हमारी लगी हुई है तो कोई अचानक से क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर जैसे बारिश हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, इसकी वजह से अगर क्रॉप मर जाती है तो उससे प्रोटेक्शन देने का काम क्या करता है? क्रॉप इंश्योरेंस। क्वेश्चन 23, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन। सहकारी विपणन आधारित है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कलेक्टिव एक्शन। सामूहिक प्रयास पे ही सहकारी विपणन आधारित है। क्वेश्चन 24, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कृषि विपणन का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य नहीं है कृषि विपणन का? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्रॉप कल्टीवेशन, फसल उत्पादन। जो मार्केटिंग है वह क्रॉप कल्टीवेशन के साथ डील नहीं करता है। उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट कीजिएगा, कैसे स्टोरेज कीजिएगा, या फिर उसका प्रोसेसिंग क्या होगा, ये सब ही एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आता है। क्वेश्चन 25, मार्केटेबल सरप्लस मीन्स। विपणन योग्य अधिशेष का अर्थ है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सरप्लस अवेलेबल फॉर सेल। बिक्री हेतु उपलब्ध अधिशेष। जो हमारे पास अधिशेष है यानी बहुत ज़्यादा है, जो हम बिक्री कर सकते हैं या बेच सकते हैं, उसे ही मार्केटेबल सरप्लस कहा जाता है या विपणन योग्य अधिशेष कहा जाता है। Question number 26, which law explains why the demand curve slopes downward? मांग वक्र के नीचे की ओर ढलान होने का कारण कौन सा नियम बताता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। इसमें क्या कहता है कि जो प्राइस है, प्राइस और डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इस वजह से जो डिमांड, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। सो क्या हो गया? स्लोप डाउनवर्ड। क्वेश्चन 27, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू। कुल आय बराबर होती है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। जितना हमने क्वांटिटी सोल्ड किया उसका कितना प्राइस था, ये हमारा देता है टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू में फिर जब हम टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट पता चलता है। क्वेश्चन 28, विच इज अ मेजर ऑफ फार्म एफिशिएंसी। कृषि दक्षता का मापक है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो। लाभ लागत अनुपात ही फार्म एफिशिएंसी, कृषि दक्षता का मापक है। क्वेश्चन 29, इंडियन एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। भारतीय कृषि की विशेषता है।
भारतीय कृषि में क्या होता है कि जो होल्डिंग्स है वो स्मॉल होती हैं और फ्रैगमेंटेड होती है, यानी कि छोटी व बिखरी जोत। क्वेश्चन 30, विच सेक्टर प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? भारत में सर्वाधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। और इसी में एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन हिडन हंगर एक होता है, इसमें होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे 2 मजदूर चाहिए वहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। सो इसी के साथ ख़त्म होता है ये क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या अच्छी लगी हो तो इस लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और वीडियोस के साथ। बाय बाय।